ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से धरती पर पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सैम एक बॉक्स के अंदर एक मधुमक्खी को छोड़ती है, जिस बॉक्स के अंदर उसी तरह का माहौल होता है जो कि बाहर की दुनिया का है, जहाँ पर पॉल्यूशन है। अगर ये मधुमक्खी इसके अंदर सरवाइव कर गई तो वो इस पहाड़ी इलाके से दूर उस जगह भी सरवाइव कर जाएगी जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। पर मधुमक्खी सरवाइव नहीं कर पाती, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सैम को पूरा विश्वास है कि उसके पिता की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से सही है। दरअसल उसके पिता यहाँ पर नहीं होते, वो यहाँ पर अकेली है। लेकिन उसके पिता का उसके पास एक रिकॉर्डेड मैसेज है जिसमें उसके पिता बोल रहे होते हैं कि ये हमारा घर है, इसे हम पहले जैसा बना सकते हैं, हमें इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और इस रिकॉर्डेड मैसेज को बार बार ब्रॉडकास्ट कर रही होती है ताकि जितने भी लोग धरती पर बचे हुए हैं वो यहीं पर रुक जाएं और अपनी धरती को, अपने घर को एक बार फिर से पहले जैसा बनाएं। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। सैम अपने बॉयफ्रेंड से एक बार फिर से चैट करती है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि हमने इस ब्रह्मांड में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ लिया है जिसका वातावरण बिल्कुल अर्थ की तरह है, हम सब वहाँ पर जा सकते हैं। अब जब वो उससे चैट कर रही होती है तभी उसके सिस्टम में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती। उसे अपने सिस्टम को रिपेयर करना होगा, इसीलिए एक बार फिर से उसी आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ से वो अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ वायर्स लेती है। साथ ही यहाँ पर कुछ बुक्स भी हैं जो कि पेंटिंग से रिलेटेड है। वो उन सब को लेकर वहाँ से निकलती है और तभी वो आसमान में देखती है जहाँ पर एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। उसे अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना होगा। वो अपने पहाड़ी इलाके में पहुँच जाती है, लेकिन तूफान की वजह से पूरी दुनिया में जो प्रदूषित हवा होती है वो प्रदूषित हवा उस पहाड़ी इलाके में पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आग है वो पर्पल कलर की हो चुकी है। सैम अपने केबिन के अंदर आती है, वो सारी खिड़कियों को बंद करना चाहती है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो हवा को नहीं रोक पाती, इसीलिए उसे ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम को ठीक करती है और अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज को पढ़ती है जिसमें उसने लिखा होता है कि जिस प्लेनेट हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में 10 साल लगेंगे, इसीलिए हम किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि अपने पूरे स्पेस स्टेशन को उस प्लेनेट के पास ले जाएंगे। हालांकि ये बहुत रिस्की काम है, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 4 दिनों के अंदर धरती से बहुत सारे रॉकेट्स यहाँ स्पेस स्टेशन तक आएंगे ताकि हम धरती से बचे हुए लोगों को अपने साथ ले जाएं। तुम्हारे पास मात्र 4 दिन का वक्त है, 4 दिन के बाद कभी कोई यहाँ नहीं आ पाएगा। सैम अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है, उसे यहाँ रहना चाहिए या फिर उसे स्पेस स्टेशन जाना चाहिए जहाँ से सब के सब पूरे स्पेस स्टेशन के साथ दूसरे प्लेनेट जाएंगे। वो इसी सोच में सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि बाहर जो आग जल रही है वो दोबारा पीले रंग की हो गई है, यानी कि यहाँ सांस ली जा सकती है। और अब वो अपने मधुमक्खी के फार्म तक जाती है। वो देखती है कि तूफान की वजह से उसका पूरा फार्म तबाह हो चुका है, वहाँ पर एक भी मधुमक्खी नहीं होती। तूफान सबको अपने साथ उड़ा ले गया। सैम बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया, सारी मधुमक्खियों को वो अपने साथ उड़ा के ले गया, जिसका मतलब ये है कि मधुमक्खियां मारी गई। साथ ही मेरे पास इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है कि मैं उस जगह तक पहुंच सकूं जहां से रॉकेट लॉन्च होंगे। वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो लैब से बाहर निकलती है, तभी वो आसमान में एक बहुत बड़े बलून को देखती है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। जल्दी वो उसके पहाड़ी इलाके में लैंड हो जाता है, जिससे एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम मिका है। वो सबसे पहले आग जलाकर यहाँ की हवा को चेक करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ की हवा सांस लेने लायक है। सैम भी उसके पास आ जाती है। मिका कहता है कि मैंने यहाँ से एक साइंटिस्ट का ब्रॉडकास्ट सुना था, मैं उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए। सैम कहती है कि मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, वो यहाँ से रिसर्च करने के लिए एक दूसरी जगह पर गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। वो कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ तो मैं यहाँ से उस जगह जाऊंगा जहाँ से रॉकेट्स स्पेस स्टेशन जा रहे हैं और मैं भी इस धरती को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सैम के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना मैं भी इसी के साथ चली जाऊं, पर ये बात वो उसे नहीं बताती। इसके बाद वो मिका को अंदर लाती है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे फल और सब्जियां हैं। मिका ये देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे शहद भी देती है। मिका शहद खाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने आज कई सालों के बाद मीठा खाया है। वो मिका से पूछती है, रास्ते में क्या तुमने किसी फ्लाई को या किसी जानवर को देखा? मिका कहता है कि नहीं, मैंने किसी जिंदा चीज को नहीं देखा। सैम मिका को बताती है कि साइंटिस्ट को यहाँ वापस लौटने में 2 हफ्ते लगेंगे, तब तक तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। मिका उनसे सवाल पूछना चाहता है, इसीलिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो लैब देखता है, जिसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फैसिलिटीज होती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो उसे बताती है कि तूफान की वजह से मेरा पूरा फार्म तबाह हो गया। मिका उसके फार्म को फिक्स करने में उसकी मदद करता है। रात को ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, जहाँ सैम उसे बताती है कि जिस साइंटिस्ट की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो मेरे डैड हैं, वो रिसर्च कर रहे थे। सैम मिका को अपने डैड के रिसर्च के वीडियोस दिखाती है, जिसमें उसके डैड के पास एक पिग होता है जो उन कंडीशन में जहाँ पर इंसान जिंदा नहीं रह सकते आराम से सर्वाइव कर रही होती है। उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए सैम के डैड का मानना था कि अगर एक पिग इस वातावरण में सांस ले सकता है तो इंसान भी ले सकते हैं। लेकिन उनकी ये थ्योरी गलत थी, क्योंकि जल्दी उस पिग की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सैम के पिता ने मधुमक्खियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया।
और अब यहाँ पर मिका को शक हो जाता है। वो उसके पिता के कमरे में जाता है जहाँ पर सिर्फ धूल होती है। वो कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है। वो मिका को बताती है कि मेरे पिता, मेरी मॉम और हम सब यहाँ पर रहा करते थे। मेरे पिता का विश्वास था कि हम इस हवा को अपनी धरती को पहले जैसा बना सकते हैं, लेकिन मेरे पिता ने कभी मेरी मॉम को और मुझे यहाँ पर नहीं रोका था। वो हमेशा चाहते थे कि हम स्पेस स्टेशन पर चले जाएं, लेकिन मुझे और मेरी मॉम को उन पर पूरा विश्वास था। पर जल्दी मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद मेरे पिता ने कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मैं उनकी रिसर्च को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरे पिता ने ऑक्सीजन मास्क को पहनना छोड़ दिया था। जल्दी उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं यहाँ पर अकेली रह गई। और अब मिका कहता है कि तुम्हें अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। इस धरती को कभी भी रिवाइव नहीं किया जा सकता, ये जैसी है वैसी रहेगी। सीधे जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आखिरी रॉकेट भी जल्दी स्पेस स्टेशन के लिए निकलने वाला है, लेकिन जब तक हवा सही दिशा की ओर नहीं चलेगी हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि हमें यहाँ से बलून से जाना है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और उसमें लिखती है कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जल्दी स्पेस स्टेशन आ रही हूँ। बाहर मिका को दिखाया जाता है जो उस जगह जाता है जहाँ पर मधुमक्खियों का फार्म था। वो देखता है कि अब भी एक मधुमक्खी वहाँ पर जिंदा है। इतने बड़े तूफान के बाद भी वो यहाँ पर सर्वाइव कर गई और ये मधुमक्खियों की क्वीन होती है। वो जल्दी से सैम को वहाँ पर बुलाता है। सैम उस क्वीन को देखती है, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो इकलौती मधुमक्खी है। इसके बाद सैम अंदर जाती है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होता है। वो बताता है कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मिला है, अगले 10 सालों के लिए मैं बिजी हूँ, क्योंकि ये काम उस नए प्लेनेट से रिलेटेड है, इसीलिए अगले 10 सालों तक शायद मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँ। ये एक तरह का ब्रेकअप होता है। दरअसल सैम यहाँ से स्पेस स्टेशन सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए जा रही थी। सीधे सैम बहुत उदास हो जाती है। मिका अंदर आता है और देखता है कि सैम उदास है। दरअसल मिका ने भी अपने पूरे परिवार को खो दिया है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करता है और अब धीरे धीरे इनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और तभी रात को देखते हैं कि बलून में बीप होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि हवा अब सही दिशा की तरफ चल रही है। ये यहाँ से निकल सकते हैं। पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, रेडियो पर न्यूज आती है कि जहाँ से स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च था उस जगह पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए रॉकेट अब दूसरी जगह से लॉन्च होगा, जो जगह इस जगह से बहुत दूर है। ये चाहकर भी 24 घंटों में वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इससे मिका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सैम से कहता है कि मेरे परिवार की मौत का कारण तुम्हारे पिता थे, उन्हीं के कहने पर हम सब यहाँ पर रुक गए थे, जिस वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। सैम को भी एहसास होता है कि उसके पापा और उसके मैसेज की वजह से बहुत सारे लोग धरती पर रुक गए थे, और अब वो उसी फ्रीक्वेंसी पर एक और ब्रॉडकास्ट करती है जिसमें वो सबको बताती है कि 1 साल पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे, स्पेस स्टेशन के लिए आखिरी रॉकेट निकलने वाला है। जितने भी लोग धरती पर बचे हुए हैं वो सब के सब वहाँ पर पहुँचे। वो मिका के साथ यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन उसे यहाँ से निकलने के लिए उस रॉकेट तक पहुँचने के लिए बहुत सारी हीलियम गैस की जरूरत है। सैम कहती है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हमें हीलियम के सिलेंडर्स मिल सकते हैं, और अब ये दोनों के दोनों पूरा सामान पैक करके साथ ही बलून लेकर इस जगह से निकल जाते हैं। ये उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर हीलियम के सिलेंडर्स हैं। मिका उन सिलेंडर्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब वो उस हीलियम गैस को अपने बलून में भरना शुरू कर देता है। सैम का मन अब भी स्पेस स्टेशन जाने का नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो मिका से कहती है कि मैं कुछ देर में वापस लौटूंगी। मिका कहता है कि 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद सैम यहाँ से उसी आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पर अक्सर वो विजिट करती है। दरअसल इस आर्ट गैलरी से उसे कुछ खास लगाव है, और जब वो आर्ट गैलरी के अंदर जाती है एक पेंटिंग के सामने आकर रुक जाती है जिसे वो हमेशा देखा करती थी। उस देर के बाद मिका भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सैम का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। वो सैम से कहता है कि तुम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करो। सैम कहती है कि नहीं, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज नहीं करूंगी। मुझे याद है कि जब मेरे पिता उस पिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो एक दिन मैंने आग जलाई थी। वो आग का कलर पर्पल था, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर हवा प्रदूषित थी, पर मैंने कोई मास्क नहीं पहना था। हमें इसी हवा में, इसी वातावरण में जीना सीखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे धरती अपने आप ही अपने वातावरण को साफ कर देगी। और ये कहकर वो अपना मास्क उतार लेती है। मिका भागकर उसके पास आता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। दरअसल ये दोनों पहले इंटीमेट हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सैम कहती है कि मुझे अब यही रहना है, और वो उस टॉक्सिक हवा में सांस लेना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम उस तरफ अकेला जा रहा है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होने वाला है। कुछ सालों के बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम अकेले समंदर के किनारे है, और उसके साथ एक बच्चा भी है जो कि उसका और मिका का है। एम ने उसी तरह से इस वातावरण में सर्वाइव करना सीख लिया है जिस तरह से उस हनी बी ने, यानी कि मधुमक्खियों की रानी ने सर्वाइव किया था। वो यहाँ पर अपने बेटे के साथ है। वो बहुत खुश है क्योंकि वो धरती से बहुत प्यार करती है। उसने इस सपने को पहले कई बार देखा था जो कि अब सच हो चुका है, और अब वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज उन लोगों के लिए भेजती है जो यहाँ से हमेशा के लिए जा चुके हैं, जिसमें वो कहती है कि हमें तुम्हारा इंतजार है क्योंकि यहाँ की हवा साफ हो रही है और हमारी धरती से अच्छा प्लेनेट मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें कहीं मिलेगा।
जो गलती हमने पहले की थी अब हम उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। हम अपनी धरती से, उसके वातावरण से, यहाँ के पशु पक्षी से, पेड़ पौधों से प्यार करेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म